नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 1 की क्लास चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लास ऑलरेडी देख लिया है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय संख्या 6 के बारे में, यानी कि चैप्टर संख्या 6 के बारे में। मेजर माइनर सभी का सिलेबस यही है। हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है बीए की फोर्थ सेमेस्टर में, यानी चतुर्थ सेमेस्टर में। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से हम अनुवादक के गुण यहाँ पर क्या कर लें। अनुवादक के गुण यानी एक अनुवादक की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, एक अनुवादकर्ता के क्या दायित्व होने चाहिए, और एक अनुवादकर्ता से क्या अपेक्षाएं लोग रखते हैं कि एक अनुवादक कैसा अनुवाद हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो उसकी अपेक्षाएं, दायित्व और गुण के बारे में हम लोग चैप्टर संख्या 6 के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो अगला चैप्टर आएगा बेटा, वो आएगा 7वां चैप्टर। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अनुवाद के क्षेत्र में जो रोजगार हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, कि अगर एक अनुवाद अगर हम पढ़ लें अच्छे से, या अनुवादक बनने के बाद में, या एक अच्छा अनुवाद कर लें अगर हम, तो हमको क्या क्या नौकरियां मिल सकती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल ये आपकी 7 चैप्टर्स के माध्यम से आपकी इकाई संख्या 1 संपन्न हो जाएगी। इसके बाद में इकाई 1 की जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, तो एक अनुवादक के क्या क्या दायित्व होने चाहिए उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक अनुवादक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं अनुवादक के गुण, दायित्व और उससे क्या अपेक्षाएं हम कर सकते हैं। ठीक है, चले हेडिंग डालेंगे अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं। सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी अनुवादक के गुण, यानी एक अनुवादक के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही विस्तार चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुवादक के गुण की अगर बात की जाए तो अनुवाद आज विश्व के तमाम देशों के बीच एक बहुदिशगामी तथा बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला फ्लाई ओवर बन गया है। यानी हर एक देश की भाषा, हर एक देश की संस्कृति, हर एक देश के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आप तब जान पाते हैं। विभिन्न देशों के संस्कृतियों के बारे में जानना संभव किससे हुआ है? अनुवाद के द्वारा ही संभव हुआ है। एक अनुवादक ही हमको यह बताता है कि फलाने देश में क्या चल रहा है, या उस देश में क्या चल रहा है, उस देश की संस्कृति कैसी है। ये सब हम कब जान पाते हैं? तब जान पाते हैं जब वो हमारी भाषा में उन चीज़ों को कोई व्यक्ति बताता है। तो व्यक्ति कौन होता है? वो अनुवादक ही होता है। एक अनुवादक ही हमको दूसरी भाषा, दूसरे कल्चर के बारे में, वहाँ के रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा के बारे में बताता है, दिखाता है। तो अनुवादक की एक विशेष भूमिका होती है। ठीक है, तो फ्लाई ओवर का काम कर रहा है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सीमा के अनुवाद आप कर सकते हैं और आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। आज अनुवादक को एक ऐसे ईमानदार अभियंता यानी इंजीनियर की भूमिका निभानी है जिसमें निष्ठा हो, समर्पण हो, जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित और विश्वहित की सात्विक और पावन भावना भी एक अनुवादक के अंदर होनी चाहिए। एक अनुवादक को एक प्रकार से अनुवाद कर से समय पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ जनता के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए उसको काम करना है। और ये सात्विक और पावन भावना जब किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो वह एक अच्छा अनुवादक कहा जाता है। अनुवादक केवल धन अर्जन के लिए अनुवाद ना करके एक डॉक्टर की तरह कर्तव्य पारायणता तथा एक नर्स की तरह सेवा भाव से काम करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जो होता है अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है और लोगों की जान बचाता है, ठीक है, और एक नर्स जो होती है सेवा भाव के साथ लोगों की रक्षा करती है। एक नर्स जो होती है केयर करती है अच्छे तरीके से, महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की हो, सबकी एक केयर करने के लिए एक नर्स जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। तो वो जिस तरीके से अपना काम करती है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी पैसे की एक प्रकार से टेंशन लिए बिना, उसी तरीके से एक अनुवादक को काम करना चाहिए कि हमको पैसा मिले या ना मिले, हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे एक प्रकार से मनोभावों के साथ हम अनुवाद करेंगे। तो ये एक अच्छा अनुवादक माना जाता है। अनुवादक पर काया प्रवेश की साधना करनी होती है, यानी कि दूसरे भाषा में या दूसरे व्यक्ति के अंतर झांक करके आपको उसके बारे में जान करके, उसके बारे की चीज़ों को या उसके अंदर की चीज़ों या उसके अंदर जो चल रहा हो उसको दूसरे व्यक्तियों को बताने की प्रक्रिया हो सकती है अनुवाद। आंसू अनुवाद में क्या होता है,
हम दूसरों के बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर जो है बताते हैं। आशु अनुवाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, उसको तुरंत हम सुनते हैं और तुरंत उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके बगल में खड़े व्यक्ति को बताते हैं कि भाई फला व्यक्ति ये बात कह रहा है। तो अनुवादक पर काया, पर माने दूसरे की, काया माने शरीर, दूसरे के शरीर प्रवेश करने की साधना होती है। अनुवादक को अनुवाद कार्य में पूर्णतया और समग्रता रहते हुए भी अदृश्य रहना पड़ता है, ठीक है। यानी कि वह एक प्रकार से समग्रता भी है, पूर्णता भी है, लेकिन वह भी अदृश्य के रूप में काम करता है। तो ये होता है आपका अनुवादक की तमाम क्वालिटीज़। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे समझ सकते हैं कि एक अनुवादक के क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पहली क्वालिटी बेटा लिखेंगे, हेड करेंगे, भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। एक अनुवादक की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि उसको अपनी भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भाषा प्रभुत्व की अगर बात की जाए तो अनुवादक को स्रोत भाषा यानी कि जिस भाषा का अनुवाद करना उस भाषा में, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है उसके नेचर, दोनों भाषा की प्रकृति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ में व्याकरणिक नियमों की पूरी व्यवस्था उसके दिमाग में चलनी चाहिए। व्यवस्था शैली यानी किस तरीके से एक शब्द को कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अनुप्रयोगात्मक का आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। एक आधिकारिक ज्ञान, एक ऑफिशियल जानकारी उसके पास होनी चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों की भी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मुहावरे जैसे कि लिखा है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, अब इसका हिंदी में अगर अनुवाद कोई व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका शाब्दिक अनुवाद क्या होगा, दो को मारा, टू बर्ड्स दो चिड़ियों को मारा, ठीक है, एक पत्थर से, दो चिड़ियों को मारा एक पत्थर से, इसका अनुवाद हुआ, ठीक है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। लेकिन इसका मतलब क्या होगा वास्तव में अगर देखें तो, इसका मतलब होगा वास्तव में अगर इसका अर्थ देखेंगे बेटा तो इसका अर्थ जो होगा, इसका अर्थ होगा, मुहावरे के अर्थ दूसरे होते, लिखे कुछ दूसरा होता है, अर्थ उसका अलग होता है, ठीक है। उसका अर्थ ये होगा कि जो है क्या होता है कि एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज यानी एक रास्ते से हम दो काम, जैसे बाजार जा रहे हैं तो बाजार गए, हम आटा और गेहूँ भी पिसवा लाए और सब्जी भी खरीद लाए, और साथ ही साथ में हमको जो है मूसे काका से मिलना भी था तो हम मूसे काका से मिल करके भी चले आए। यानी कि जब हम एक पंथ से दो तीन चार काम संपन्न कर लेते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अनुवादक को भाषा, जो स्रोत भाषा है उसके मुहावरों और लोकोक्तियों की जानकारी, विशिष्ट प्रयोगों की जानकारी, ठीक है, सूक्तियों कथनों की गहन समझ होनी चाहिए, तभी वह एक प्रकार से स्रोत भाषा की इन चीज़ों को जान पाएगा और लक्ष्य भाषा में उसको लिख पाएगा। दूसरी जो क्वालिटी होती है बहुज्ञता तथा विवेकशीलता। देखिए, अनुवाद कार्य किसी सामान्य या अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर संपन्न होने वाला सामान्य कार्य नहीं होता है कि कोई व्यक्ति भी इसको कर ले जाए। अनुवादक के पास एक ज़बरदस्त जो है बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, ठीक है, जो बहुज्ञ होता है, सब कुछ जानता है, विवेकपूर्ण होता है, वही आदर्श अनुवाद कर सकता है। अनुवादक को स्रोत सामग्री का पूरा ज्ञान होना अपेक्षित होता है, यानी कि पूरा का पूरा ज्ञान उसको पता हो, संप्रेष्य विषय की सारी बारीकियां उसे ज्ञात हो, ठीक है, तभी उसका संप्रेषण सही हो सकता है। मूल भाषा के संदर्भ, प्रसंग, परिवेश, प्रयोजन, प्रासंगिकता, तार्किकता तथा सूचनात्मकता आदि को पहचानने की क्षमता किसी बहुज्ञ व्यक्ति में ही हो सकती है। साथ ही उसका विवेक भी अनुवाद कार्य में सहायक बन जाता है। वो ज्ञानी भी हो और विवेकशील भी हो, तभी वह व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा अनुवादक बन सकता है। एक अनुवादक की अगली क्वालिटी होती है सतर्कता। हमेशा अनुवाद करते समय अनुवादक को सतर्क रहने की बड़ी ज़रूरत होती है। सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है, हर एक चीज़ को बारीकियों से देखता है, ठीक है। यह सतर्कता पाठ चयन करते समय उसको देनी पड़ती है, यानी किस चीज़ का अनुवाद करना तो उसको चुनते समय पाठ पठन किस से लेकर के मूल से मिलान करना, यानी कि आप जैसे अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करने के साथ साथ
जो स्रोत भाषा में चीज़ें लिखी हैं उसको जांचना परखना और उसको स्रोत भाषा में कन्वर्ट करके फिर उसको देखना कि भाई मूल भाषा में उसका भाव या संदेश वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्रोत भाषा का जो है वो लक्ष्य भाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जांच करना, तुलना करना, संशोधित भाषांतरण तक आवश्यक होती है। यानी अगर कुछ दिक्कत आती है तब उसमें फिर से कन्वर्ट करके लिखना। ये सब एक प्रकार से करते समय एक अनुवादक को अच्छे तरीके से सतर्क रहने की बड़ी ज़रूरत होती है। मूल लेखन में लेखक जितना सतर्क रहता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना आवश्यक होता है। इससे अनुवाद कार्य जो होता है वो एक प्रकार से बहुत ही सरल बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग उसको समझ पाते हैं। चौथी विशेषता होती है संदेह निवारण करता। अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन्हें निवारण करने की क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए। समस्याओं से लड़ने की कैपेसिटी एक अनुवादक के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और अगर ये नहीं रहेगी तो फिर एक अच्छा अनुवादक को नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पांचवी जो विशेषता होती है बाबू, वो होती है प्रतिभा। प्रतिभा आप समझते होंगे क्या होती है। प्रतिभा मतलब होता है आपके अंदर अनुवाद करने की प्रतिभा जो होती है वो एक प्रकार से होनी चाहिए। प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है या सहज देन होती है प्रकृति की। यह सफल अनुवादक करने में सहायता होती है। किसी भी बात को चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन हो समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को पढ़ करके और समझा रहा हूँ, ये प्रतिभा होती है। चूँकि मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं जब क्लास 12th में पढ़ता था तो गणित में मैं बहुत तेज़ था। गणित और मेरी केमिस्ट्री बड़ी जो है तेज़ रहा करती थी, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ी वीक थी, लेकिन गणित हमारी बहुत तेज़ थी। मैं अपने क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। मतलब गुरुजी नहीं आते थे, हमारे सर हैं, बड़े फेमस सर थे, मतलब उसमें पढ़ाते थे। मैं बगल के कॉलेज में पढ़ता था, अंगद सिंह नाम था उनका। तो वो सर जी, अभी मैं कल परसों मिलके भी आया हूँ उनसे, तो बड़े ही एक प्रकार से उच्च क्वालिटी के विद्वान भी थे। और मेरे हिसाब से मेरे स्कूल में वही सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, मतलब उस समय जब मैं पढ़ रहा था। बाकी उतना ज़्यादा कुर्सी पर बैठ करके लोगों को पढ़ाना हुआ, लेकिन वो हमेशा चाक और वो जो है श्यामपट पर जो है बढ़िया जो है कचड़ा वचड़ा लगवा करके बढ़िया से वो ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले व्यक्ति थे। चाक लेकर के मेहनत करते थे खड़े होकर के। तो वो एक प्रकार से जब पढ़ाते थे, तो जब वो नहीं आते थे तो मैं खुद पढ़ाता था, ठीक है। वो बोलते थे गुरुजी, मतलब कि चूंकि गुरुजी के पास बड़ी खेती होती थी तो गन्ना बोते थे, तो गन्ने के महीने में कम आते थे, तो हम ही बच्चों को बैठा करके वैसे पढ़ा दिया करते थे कॉपी में कि भाई ये सवाल आज लगाओ, ऐसे लगाओ तो लगेगा। इस तरीके से होता था। बड़े अच्छे दिन थे जब मैं पढ़ता था वो समय। आज भी खैर अच्छे ही दिन हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि जैसे कि हमारे घर पर उस समय इतनी जो है व्यवस्था उतनी ज़बरदस्त नहीं थी, तो फिर भी जो है ढबरी जो होती थी, ढबरी जानते होंगे, लालटेन टाइप की, लालटेन से भी एक डिब्बी में, जैसे मान लेते हैं ये सीसी है। अब इस सीसी में क्या किया जाए, इसमें मिट्टी का तेल भर करके इसके ऊपर छेद करके इससे बाती निकाल करके इसको जला दिया जाए, यही ढबरी हो जाती है, ठीक है। उसके उजाले में हम लोग पढ़ा करते थे। तो वो एक प्रकार से, लाइट भी नहीं थी उस दौरान, तो उस समय पढ़ने में और रुचि लगती थी। आज लाइट है, सब कुछ है, इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, पढ़ने बैठो तो थोड़ा सा कुछ होता है कि चलो आज लेट जाओ। उस समय जब मैं क्लास 10th या 12th में पढ़ता था, पूरी की पूरी रात बैठा रहता था पढ़ने के लिए। ये सिचुएशन था कि 2-2:30 बज जाते थे हमको पढ़ते पढ़ते। आज 2-2:30 बजे तक एक प्रकार से क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती पढ़ाने के लिए। तो आज भी मैं मेहनत करता हूँ, उतनी मेहनत आज भी करता हूँ, उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं पे करता हूँ। लेकिन वो पढ़ता था, फिर अब पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि प्रतिभा जो होती है वो बचपन से ही व्यक्ति के अंदर होती है, जन्मजात हो जाती है, ठीक है। तो वो प्रतिभा अनुवादक के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा समाज और संस्कृति का ज्ञान भी उसको होना चाहिए, क्योंकि समाज और संस्कृति का ज्ञान के बिना वो एक अच्छा अनुवादक नहीं माना जाएगा। अनुवादक को 2 भाषाओं के प्रभुत्व के साथ साथ स्रोत और लक्ष्य भाषी की सामाजिकता और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी का होना भी जरूरी होता है। समाज की संस्कृति क्या है, विरासत, खान पान, आचार विचार, पहनावा ओढ़ावा, ईद मतलब कि तीज त्यौहार, पूजा पाठ, रूढ़ी परंपराएं, मतलब रूढ़ियाँ परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते, सब के बारे में, सब विषयों के बारे में ठीक ठाक जानकारी अगर एक अनुवादक के पास होगी तो वह एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए योग्य होगा, अच्छा होगा, ठीक है। 7वीं विशेषता एक अनुवादक की होती है क्या, ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय। अनुवादक को अद्यतन और मतलब कि जो है अनुनातन, यानी कि अद्यतन मतलब कि जो खोज पहले हो चुकी है या जो खोज अभी तक हो चुकी है, वो सारी खोजों का पता उसको होना चाहिए। सारे परिवर्तन अब तक जो हो चुके किसी मुद्दे पर, उसका जानकारी उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए, ताकि करंट मुद्दों की जानकारी अगर अनुवादक के पास होगी तो अच्छा अनुवाद कर पाएगा। यह सतत अध्ययनशीलता से, समसामयिक जानकारियों से, यानी करंट के मुद्दों को जानने से, सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकती है। और एक अनुवादक अगर ये सब कर पाएगा तो एक अच्छा अनुवादक वो माना जाएगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे।
ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए देता रहता हूँ। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो अनुवादक के ये गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, एक अनुवादक की विशेषताएं हो सकती हैं। अनुवादक के क्या क्या दायित्व होते हैं, ठीक है, क्या भूमिका उसको करनी होती है, क्या निभाना होता है। देखिए, सबसे पहली बात श्रद्धा और निष्ठा। अनुवादक को विषय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए उसको अनुवाद करते समय। यानी ऐसा नहीं कि भाई मन मोर महुआ चित्त भुसेले, कि उनका मन कहीं अलग लगा हुआ है और वो अनुवाद करने चले आए हैं, उनका मन किसी और नौकरी में लग रहा है, एक अनुवादक बन गए हैं बाई चांस। तो ऐसे वाले नहीं चाहिए, यानी वो उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए उसको। मूल लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाने की निष्ठा उसके अंदर होनी चाहिए। ये एक दायित्व होता है अनुवादक का। दूसरा दायित्व होता है उसको कड़ी साधना करनी पड़ती है। अनुवादक को धैर्यवान, लगनशील, निष्ठावान, विवेकवान और अथक श्रम साधक होना चाहिए। वो परिश्रम करते रहना चाहिए, वो हर करंट से करंट मुद्दों पर जो है वो मेहनत करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। चाहे एक प्रकार से उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसको एक प्रकार से जो है रेस्ट की ज़रूरत हो, फिर भी वो रेस्ट ना करते हुए उन चीज़ों पर फोकस करे जिसको उसको कल ज़रूरत है। यानी कि वो एक प्रकार से अथक श्रम साधक होना चाहिए। तीसरी बात, सृजन क्षमता उसके अंदर बहुत होनी चाहिए। अनुवाद को रचनात्मकता और सृजनात्मकता के गुणों को भी एक अनुवादक को रचनात्मकता यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता, मतलब कि उसको किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करने की क्षमता जो है उसके अंदर होनी चाहिए। नए शब्दों के आगमन, गठन, प्रयोग और अनुप्रयोग से भी उसको एक प्रकार से हमेशा अवगत रहना चाहिए। शब्द निर्माण की प्रक्रिया और आवश्यकता से भी अनुवादक को अवगत होना चाहिए, यानी ये सब जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके अलावा तटस्थता, अनुवादक को परकाया प्रवेश की साधना करनी होती है। परकाया प्रवेश की यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश या दूसरे भाषा में जाने होता है, तो वो स्वयं को बाहर छोड़ करके दूसरे शरीर यानी रचना या रचनाकार के भीतर प्रविष्ट करना होता है। यानी जिस भाषा में चीज़ें लिखी हुई हैं, मानते रामचरितमानस का उसको अनुवाद करना है या किसी भी दूसरी भाषा का अनुवाद करना है, किसी दूसरी ग्रंथ का अनुवाद करना है, जैसे जयशंकर प्रसाद की आंसू नाम के ग्रंथ का अनुवाद करना है रचना का, तो कुछ देर के लिए आंसू को पढ़ते समय उसको जयशंकर प्रसाद बनना पड़ेगा। तो वो एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद की तरफ ना ज़्यादा झुके और ना ज़्यादा उनके बारे में बड़ाई करे, ना ज़्यादा उनकी बुराई करे। यानी कि वो जो एक प्रकार से है तटस्थता, यानी कि जो है वास्तव में उसी को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करे, ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको तटस्थ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक किसको? एक लेखक को, ठीक है, या सॉरी एक अनुवादक को। क्लियर? इसके अलावा निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है, बिना पक्षपात के अनुवाद किया जाए। अनुवाद को पाठक और मूल इन दोनों के साथ न्याय करना चाहिए। अनुवादक को त्वरित बुद्धि वाला, यानी कि बहुत जल्दी एक प्रकार से किसी चीज़ को समझने वाला, किसी मुद्दे पर तर्क देने वाला, मानसिक उपस्थिति वाला, पाठकों के स्तर तथा अपेक्षा को समझने वाला, मनन चिंतन करने वाला, पूर्वाग्रह दुराग्रह से मुक्त, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाने वाला व्यक्ति जो एक प्रकार से होना चाहिए, तभी वह सुपाठ्य और सहज अनुवाद कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता भी एक अनुवादक के अंदर होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी। अनुवादक को संवेदनशील, तार्किक, सहृदय और विचारक दोनों रूपों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा करके ही अनुवादक मूल रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर पाता है। अन्यथा अगर इन चीज़ों ये क्वालिटी उनके अंदर नहीं रहेगी एक अनुवादक के अंदर, तो वो एक प्रकार से रचनाकार के साथ अन्याय होगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, ठीक है, निष्पक्षता, तटस्थता, सृजन क्षमता, कड़ी साधना और श्रद्धा और निष्ठा, ये अनुवादक के दायित्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुवादक से क्या अपेक्षाएँ करी जाती हैं। देखें, हेडिंग डालेंगे अनुवादक की अपेक्षाएं। अनुवादक से मुख्य निम्नलिखित अपेक्षाएं करी जाती हैं। पहली अपेक्षा अनुवादक से, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए अनुवादक का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना, यानी अनुवादक एक उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रखर होना चाहिए, उसको लोग जाने पहचाने। तीसरी बात, उसे नवाचार और शिष्टाचार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। नयाचार कोई चीज़ बदला है या शिष्टाचार वगैरह, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। श्रोताओं की भाषा, शब्दावली और वाक्य विन्यास के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आंसू अनुवादक को सुनने और समझने में तथा उसे तत्काल प्रस्तुत करने की कला में माहिर होना चाहिए। आंसू अनुवाद चूंकि बगल में होता, तुरंत सुनता, तुरंत उसके बारे में तुरंत बताता है कि क्या उसने कहा, तो इसलिए उसको समझने और सुनने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा अनुवाद का प्रस्तुतिकरण विनम्रतापूर्वक होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रभाव की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इफेक्टफुली, प्रभावशीलता के साथ, विनम्रता
से एक प्रकार से किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि अनुवादक को ज़्यादा विनम्र होकर के, लेकिन हाँ ज़्यादा डर करके नहीं, विनम्रता पूर्वक, ठीक है। और जो चीज़ें कही जा रही है उसको बेधड़क कहना चाहिए, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा वक्ता से यदि विषयांतर हो जाता है या त्रुटिपूर्ण उच्चारण हो जाता है, जो वक्ता है मान लेते कोई सर कोई उच्चारण कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी मान लेते कोई, या मतलब राहुल गांधी छोड़ दीजिए, कोई नेता है, अब वो नेता किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, आंसू अनुवादक बगल में खड़ा है, तो हो सकता है कुछ मामला वो गड़बड़ बोल दे, उच्चारण गलत बोल दे, तो उसको सही उच्चारण करके भी उसको देना होता है। तो आंसू अनुवादक को इन त्रुटियों को सुधार कर सही ढंग से अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ना पता चले कि भाई हमारे नेता ने गलत बोल दिया है, ठीक है। मूल वक्त के कथन की भाषा तथा भावना दोनों की पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए, यानी कि मूल जो कथन पहले से जो भाषा में लिखा है वो, और जो एक प्रकार से जो भाषा में हमने कन्वर्ट किया उसकी जो भावना है, इमोशन, उसको हूबहू रखना चाहिए। इसके अलावा उसे विशेषज्ञ के साथ साथ बहुज्ञ भी होना चाहिए, यानी कि वो विशेषज्ञ हो, विषय विशेषज्ञ हो, ठीक बात है, लेकिन वो और भी चीज़ों के बारे में और समाज की चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। केवल किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं होता है, सामाजिकता और व्यवहारिकता भी उसको आनी चाहिए, ताकि आसानी से सही अनुवाद प्रस्तुत कर सके। इस तरीके से एक अनुवादक के दायित्व, उसकी क्वालिटी और उसके अंदर की तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला जो आपका चैप्टर आएगा उसमें हम अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।